नमस्कार। विचार मंथन में आपका स्वागत है। लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर के सियासत इतनी गरमाई कि जब आज प्रधानमंत्री राज्यसभा में जवाब दे रहे थे तो पूरा विपक्ष नारेबाजी कर रहा था। हालांकि प्रधानमंत्री इससे कुछ थोड़ा सा लगा कि वह उद्वेलित हो गए। पहले तो उन्होंने बड़े सामान्य रूप से कहा कि आपके पास कीचड़ है, हमारे पास गुलाल है, और आप जितना कीचड़ उछालेंगे उतना कमल खिलेगा। लेकिन अपनी बातों को कहते कहते उन्होंने ये तक कह दिया कि किस तरीके से कांग्रेस ने 356 का दुरुपयोग करके 90 बार चुनी हुई सरकारों को गिराया, और इंदिरा गांधी का नाम लेकर के कहा कि 50 बार तो उन्होंने गिराया। प्रधानमंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि 600 परियोजनाएं नेहरू और गांधी के नाम पर है। जब किसी समारोह में नेहरू का नाम नहीं लिया जाता है तो लोग उद्वेलित हो जाते हैं। ठीक है, मैं नहीं लेता हूं, लेना चाहिए, लूंगा, क्योंकि वो तो देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। लेकिन उनका कहना है कि जिन लोगों को ये बड़ा खराब लगता है वो अपना सरनेम नेहरू क्यों नहीं कर लेते। मैंने उनका सीधा इशारा था सोनिया गांधी की ओर, इंदिरा गांधी की ओर, उनका इशारा प्रियंका गांधी की ओर था। उन्होंने नेहरू क्यों नहीं कर लिया। उन्होंने ये भी कहा, और ये तक कहा कि जो 356 में चुनी हुई सरकारें जो गिराई गई थी उनमें कौन सी थी? वामपंथी की थी। किसकी थी? डीएमके की थी। किसकी सरकार गिराई गई थी? सरकार गिराई थी शरद पवार की। किसकी सरकार गिराई गई थी? एनटीआर की गिराई गई थी। उन्होंने कहा कि आज ये लोग सब एक साथ बैठे हुए हैं, इनके साथ ऐसा हुआ। और ये कहते कहते उन्होंने ये तक कह दिया कि देश देख रहा है कि एक अकेला कितनों पर भारी है, और उन्होंने कहा देश की आर्थिक सेहत के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। ये आने वाली पीढ़ी क्या कहेगी ये देखने की बात होगी। लेकिन इसी अभिभाषण के दौरान एक बात और ध्वनित हो गई। कहा गया ओबीसी की ओर से, ओबीसी ने कहा कि मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। और इतना ही नहीं, कांग्रेस के अधीर रंजन ने भी ये बात कह दी। हालांकि उन्होंने अपना बचाव कहा कि मैं किसी का बचाव नहीं कर रहा हूं, लेकिन मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। क्या वास्तव में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है? क्या अब राजनीति मुसलमानों के इर्द गिर्द आ रही है? क्या जो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अपनी बात को कह रहा था, क्या उसको आगे बढ़ाएगा? और एक विचार और भी सामने आ रहा है जिस पर भी चर्चा होना जरूरी। क्या मुसलमानों में भी अब राजनीति कुछ ऐसी करवट बदल रही है कि एक वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड या अपने मौलानाओं, अपने जो मुफ्ती है, उनके विचारों से असहमत हो गया, और जिसका लाभ राजनीतिक पार्टियां उठाने के लिए बिल्कुल उतावली हो गई है। आज इसी पर चर्चा करेंगे, और इस चर्चा में भाग लेने के लिए मेरे साथ हैं जाने माने राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल लीग के अध्यक्ष मोहम्मद सुलेमान जी। मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सबसे पहले मैं
सुलेमान जी ये बताऊंगा, प्रधानमंत्री ने जो ये भाषण दिया इसके बारे में आपका क्या कहना है? और उन्होंने बहुत अपनी उपलब्धियों को भी गिनाया कि किस तरीके से आदिवासी राष्ट्रपति है, महिला है, वित्त मंत्री महिला है, बहुत सी बातों का ये उपलब्धियां हैं, ये बढ़ती रहेंगी। आप इसको किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, इधर पूरा हफ्ता गुजरने को है, 4 दिन हो गए हैं, संसद नहीं चल पा रही है। संसद न चलने का कारण क्या है, पूरा देश देख रहा है। अब तो संसदीय कार्रवाई जो है वो सारे देशवासियों के सामने आती है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं बल्कि डायरेक्ट आती है, रिले होता है। हम सब देख रहे हैं। जो मसला है, जो मुद्दा है जिस पे संसद नहीं चल रही है, वो मुद्दा है अडानी जी के लूट का। अडानी जी ने जिस तरह से लूट की है भारत में, हमारे शक्कर की, हमारे खजाने की, और जिस तरह से उसे हिंडनबर्ग ने एक्सपोज किया है, ये दुनिया के सामने है। अब प्रधानमंत्री जी को जवाब देना है कि क्या प्रधानमंत्री जी के सक्षम कुशल नेतृत्व की सरकार में भी इसी तरह की लूट जारी रहेगी और हमारा देशवासी, हर नागरिक के ऊपर कर्ज पे कर्ज बढ़ता जाएगा। 2008 में आप जानते हैं कि जब हमारी नरेंद्र मोदी जी ने सरकार की जिम्मेदारी संभाली तो हमारा देश लगभग 59,000 करोड़ का कर्जदार था। आज ये 1,40,000 से ज़्यादा करोड़ का कर्जदार हो गया है। हर देशवासी पे लाखों रुपए का कर्ज है, हर एक के सर पर। हम भी कर्जदार हैं, पूरा देश कर्जदार है। और कुछ लोग चंद साल में इतना बढ़ गए हैं, ये भी सामने है। चर्चा तो इसी पे हो रही है संसद में कि प्रधानमंत्री जवाब दें। नहीं तो प्रधानमंत्री कह तो रहे हैं सारे आरोप झूठे हैं, ये इनमें कोई तथ्य नहीं है, और 140 करोड़ जनता मेरे साथ है जिनके लिए अन्न योजना की बात करते हैं, जन धन योजना की बात करते हैं, किसान निधि की बात करते हैं, जो है इज्जत घर की बात करते हैं, गैस कनेक्शन की बात करते हैं, बिजली की बात करते हैं, पक्का मकान देने की बात करते हैं। और आज तो उन्होंने ये तक कह दिया कि 100% लाभार्थी को लाभ मिलेगा। सुलेमान जी वो तो कह रहे हैं, और कह रहे हैं ये जनता सब जानती है कि किस तरीके से आरोप झूठे हैं। क्या कहना है आपका? देखिए, जनता के सामने सत्यता आनी चाहिए और उसके 2 ही तरीके, या तो उसकी जुडिशियल प्रूव हो, अदालती जांच हो, या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी उसकी जांच करे। प्रधानमंत्री जी दोनों चीजों से भाग रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बहुत ही चालाकी के साथ, बड़ी ही शातिराना अंदाज में बिंदुओं को बदलते हैं, चेंज करते हैं। यकीनन उन्होंने जनता की लाभार्थ कुछ काम ऐसे किए हैं जिसका उनको लाभ भी मिला है। राजनीतिक सरकार उनकी बनी, दोबारा सरकार आ गई है, लेकिन ये भी तथ्य है कि हमारे देश के अंदर इस तरह के अडानी जैसे लोगों ने लूट खसोट की है। आज ये मसला प्रधानमंत्री जी के खिलाफ नहीं है, बल्कि एक बड़े धन्ना सेठ के मुल्क के खजाने पर डकैती डालने का मामला है, गरीब लोगों के धन को लूटने का मामला है, राष्ट्रीयकृत बैंकों का निवेश होने के बाद उस पैसे के डूबने का मामला है, और इसका पूर्णतः जिम्मेदार अडानी जी हैं। सवाल तो ये कर रहा है देश उनसे, प्रधानमंत्री जी से, कि वो अपने संबंध बताएं कि अडानी जी से उनका संबंध क्या है। लेकिन वित्त मंत्री तो बोल चुकी हैं, वो तो कह चुकी हैं कि बैंक है, LIC है, कोई आंच नहीं आने वाली है, हमारी रेगुलेटरी एक्ट है, और बाकायदे रिजर्व बैंक भी कह चुका है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, हम वाले पूरी तरीके से सुरक्षित है। तो जब वित्त मंत्री कह चुकी है इस बात को लेकर जो आरोप लग रहे हैं, तो फिर विपक्ष क्यों अड़ा है इस बात को लेकर? देखिए, जो तथ्य आए हैं अंतर्राष्ट्रीय एक एजेंसी के द्वारा, उन तथ्यों को बिंदुवार जवाब देना चाहिए। बैंक नहीं जवाब देंगे इसका जवाब तो हमारे देश के नेता, प्रधानमंत्री लोकतांत्रिक व्यवस्था में नेता होता है देश का, देश के नेता को बताना पड़ेगा कि जो एक्सपोजर्स हुए हैं, जो रहस्योद्घाटन हुआ है, जो तथ्य सामने आए हैं, उन पर आप क्या कहते हैं, उन पर सरकार क्या कहती है। इसी जांच की तो मांग हो रही है कि ये बिंदुवार तथ्य सामने आना चाहिए जनता के, इसको डाइवर्ट नहीं किया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री बड़ी चालाकी से इश्यूज को डाइवर्ट कर रहे हैं, इसीलिए समस्त अपोजिशन, बात कांग्रेस की नहीं है, समस्त अपोजिशन, सारी क्षेत्रीय दल, कांग्रेस, सारे मिलकर एक मांग कर रहे हैं कि इसकी जुडिशियल इंक्वायरी कराइए या इसकी JPC के द्वारा जांच करा दी। क्या प्रॉब्लम है उनको? ठीक, क्या प्रॉब्लम है?
लेकिन एक बात ये बताइए कि जब ये अभिभाषण हो रहा था उसमें ओवैसी और कांग्रेस ने एक बड़ा आरोप लगा दिया कि इस देश में मुसलमानों के साथ अन्याय हो रहा है। इसके बारे में आपका क्या कहना? भाई ये तो दुनिया देख रही है। आप जानते हैं कि जो हमारे बच्चों का प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति आती थी, स्कॉलरशिप आती थी, 30% उसका कटौती कर दी इस बजट में। और आपके इल्म होगा शायद कि तमाम अल्पसंख्यक विद्यालयों के अपॉइंटमेंट रोक दिए हैं। तमाम मदरसा में जो छात्रों को पढ़ाने के लिए अरिथमेटिक और साइंस और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए अध्यापक दिए थे, उनकी सैलरी नहीं आ रही है। और इसके अलावा भारत का मुसलमान पूरे देश में, खासतौर पर जहां जहां बीजेपी की सरकार है, असुरक्षित महसूस कर रहा है। आप कानपुर को ले लीजिए। कानपुर 3 जून को दुर्भाग्यवश एक अहिंसा हुई कानपुर में। उस अहिंसा में कुछ गैर जिम्मेदाराना नौजवानों ने जुलूस निकाला, कुछ तहत्तुक हुआ, पथराव हुआ, लेकिन वो मामला 30-40 मिनट चला। कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ, कोई आगजनी नहीं हुई, कोई सीरियस इंजरी नहीं है, कोई कैजुअलिटी नहीं है। लेकिन जिस तरह से गिरफ्तारी की गई है मुसलमानों की, और हास्यास्पद यह है कि जो चार्जशीट लगाई है कानपुर पुलिस ने कुछ संजीदा अच्छे मुसलमानों पे, कि ये पथराव करने वालों को स्किल्ड बिग बैटर्स को 1000 और अनस्किल्ड को 500 देकर भेजा था। इतना हास्यास्पद है, इट इज लाफिंग स्टॉक। इस तरह की गिरफ्तारियां हुई, डराया जा रहा है। एक तो मकान कोई बनाता है तो उसका मैप बना के उसका सैंक्शन नहीं करता केडीए, डाल लेता है अपने पेंडिंग में। और आज कहा जा रहा साहब नक्शा पास किए बगैर मकान बने, नक्शा पास नहीं किया तो आप उन्हें अथॉरिटीज पर जुर्माना कीजिए जो नक्शा रखे रहती है। लेकिन चूंकि उनको तबाह करना है, उनको बर्बाद करना है, कानपुर की टेनरी जो एशिया की शान हुआ करती थी, जहां 75,000 लेबर काम किया करता था, जिसमें गरीब हिंदू भाई, गरीब मुसलमान लेबर था, 75,000 लेबर था। आज वो टेनरियां बंद हो रही हैं, देश से बाहर जा रही, शिफ्ट हो रही हैं। ये क्या हो रहा है? ये हमारे भाजपा की गलत नीतियों के कारण हो रहा है। मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये वास्तविकता है, लेकिन बात नहीं है। लेकिन एक बात है ना, टेंडरियों के लिए सारी व्यवस्थाएं हैं, ट्रीटमेंट प्लांट है, सब कुछ है, लेकिन उसके बाद भी जो है पानी गंगा में फेंका जाता है, गंदा पानी, वही चमड़े वाला। गंगा प्रदूषित हो रही है। और अभी अगर आप बात कर रहे हैं तो जो रोक लगाई गई थी वो माघ मेला था कुंभ में और प्रयागराज में, जिसके कारण ऐसा हुआ। तो ऐसी परिस्थितियों में तो आपको भी सहयोग करना चाहिए भाई। हमें सब मालूम है पॉल्यूशन बोर्ड के जरिए जो लूट होती है, एनओसी देने के लिए पैसे लेते हैं। एनओसी देना चाहिए मेरिट्स पर। उद्योग जो हमारे चमड़ा उद्योगपति हैं उन्होंने सरकार के सामने रखा, प्रस्ताव रखा कि एक सक्षम पॉल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए, जिसमें 50% व्यापारी खर्च करने को तैयार है, 50% सरकार खर्च करे, दोनों मिलकर एक सक्षम ट्रीटमेंट प्लांट लगा दे, ताकि हमारा चमड़ा उद्योग भारत का जो एशिया में जिसकी हैसियत थी, आज बांग्लादेश हमसे आगे चला गया, ब्राजील हमसे आगे चला गया, पाकिस्तान का चमड़ा हमसे ज्यादा बिक रहा है। हमारे तमाम चमड़ा उद्योग जाते हैं उद्योगपति बाहर, उन्हें खरीदार नहीं मिलता कि आपके यहाँ तो ट्रेंड चल नहीं पा रही, आपके यहाँ तो क्वालिटी का चमड़ा मिलेगा नहीं, आपके यहाँ तो राजनीतिक हस्तक्षेप होता है, रुकावट है, हम आपको ऑर्डर क्या देंगे, आप समय से हमारा सप्लाई नहीं कर पाएंगे। ये जग जाहिर है, छिपा हुआ नहीं। मैं चमड़े का व्यापारी नहीं हूँ, मैं तो अध्यापक से आया हूँ। हम लोग तो दावा ये करते हैं कि लेदर एक्सपोर्ट में हम सबसे आगे। ना, झूठ है दावा। आप चमड़ा व्यापार से जुड़े हुए उद्योगपतियों से मिलिए, उनकी बहुत दर्द, उनकी जो है बेचारों की जो दिक्कत है वो समय समय सामने आती रहती है। चंद उद्योगपति लाभान्वित हो रहे होंगे वो अपनी कुशलता, अपनी होशियारी के कारण, लेकिन बाई एंड लार्ज जनरली चमड़ा उद्योग हमारा कानपुर का सिंक कर रहा, डूब रहा है। चलिए एक बात बताइए, अभी आप कह रहे थे कि 3 जून को कानपुर में घटना हुई, लोगों पर चार्जशीट, क्या आप कहते हैं कि अगर लोग उपद्रव करें, ईंट पत्थर पे, ये तो सबने देखा है, ठेले पर ईंट जा रहे थे, सबने देखा है, तो अगर कोई कार्रवाई कर रही है तो आपको तो और सहयोग करना चाहिए जिम्मेदार आदमी को। ऐसा है, सत्ता में बैठे लोगों को राजधर्म निभाना चाहिए, उन्हें राजधर्म जानना चाहिए कि अगर पथराव हुआ है और उसकी बाकी तो वीडियो क्लिप्स आई हैं, कौन पथराव कर रहा है, दोनों वर्ग के असामाजिक
तत्वों ने पथराव किया, ये तथ्य है, ये सामने आया है। लेकिन निशाना नगर के प्रशासन ने सिर्फ मुस्लिम नौजवानों को बनाया है। ये सत्य, ये हकीकत है, ये वास्तविकता है। हमने अच्छा, खुद कमिश्नर से मुलाकात की, हमने वीडियो उनके सामने रखे, कि ये दोपक्षीय कार्रवाई है, गलत है, इस पर कार्रवाई कीजिए, लेकिन लगना चाहिए कि कार्रवाई एक पक्षी नहीं है। लेकिन जब आप कहीं पर जा रहे हैं, आप किसी पर हमला कर रहे हैं, आप किसी पर पथराव कर रहे हैं, अगर ये भी तो आप तो प्रथम दृष्टया तो आप ही दोषी हुए। अरे भाई, जब लड़ाई होती है दोनों तरफ से पथराव होता है, पहल किसी ने की। इंडियन पेनल कोड में ये नहीं देखा जाता, ये देखा जाता है इस अपराध में कौन कौन लोग लिप्त हैं। जो भी लिप्त है सबके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इसमें चश्मा नहीं लगना चाहिए, इसमें जो है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन भाजपा सरकार में 8 साल में मुस्लिम समाज के प्रति डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, ये स्टेब्लिश है, ये तथ्य खुला हुआ है, इसको कुछ अब बताने की जरूरत नहीं है, पूरा देश देख रहा है। और इसको गर्व के साथ कहते हैं कि अगर कोई मुस्लिम बच्ची 8 साल की बच्ची का रेप होता है तो एक दल विशेष के लोग जेल से छूटने पर उसका स्वागत करने जाते हैं। शेमफुल है, एक सत्ता दल का विधायक हमारे पड़ोस के जिले में रेप करता है, उसके बाप को पुलिस में फर्जी मुकदमे में गिरफ्तार करवा के मरवा देता है, उसके ऊपर ट्रक चढ़वाता है, उसकी चाची मर जाती है। एक सत्ता दल के बड़े मंत्री का बेटा किसानों पर गाड़ी चला देता है। आप जानते हैं मॉब लिंचिंग करने वाले अंसारी के मुलजिमों को जेल से छूटने पर एक सत्ता दल के लोग, एक विशेष दल के लोग जेल में जाके स्वागत करते हैं, हार पहनाते हैं और बलात्कारियों को शौर्य कहते हुए उनके कार्य को शौर्य का कार्य महिमा वर्णन करते हैं। ये क्या है? ये क्या मुसलमानों को टारगेट करने की बातें नहीं है। एक बात बताइए, अगर आप जिसकी बात कर रहे हैं ट्रक चढ़ाया गया सब कुछ है, उसकी तो दिल्ली में सुनवाई हो रही है। अब तो बहुत दूध का दूध पानी का पानी होगा, नंबर 1। नंबर 2 आपसे मैं पूछ रहा, और उसमें तो रिपोर्ट भी आ गई है और वो एक फेवरेबल रिपोर्ट आई है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप कहते हैं मदरसों की बात, तो मदरसों में तो ये सरकार ये कह रही है कि भाई आप बिल्कुल विधिवत जो है रजिस्ट्रेशन कराइए, मान्यता लीजिए, हमारी एनसीईआरटी के हिसाब से आप पाठ्यक्रम चलाइए, सब कुछ कराइए, हमें कोई एतराज नहीं। लेकिन आप तो कहते हैं नहीं हम तो करेंगे, अपने निजी स्रोतों से करेंगे। तो क्या मतलब है? आपका राष्ट्रीय धारा से अलग रहना नहीं। 1 मिनट देखिए, भारत जो है ये विविधताओं का देश है। इंडिया इज ए कंट्री ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जहां अलग अलग मतावलंबी हैं, अपनी सांस्कृतिक धरोहर को बाकी रखने के लिए पाठशालाएं खोलते हैं। संस्कृत पाठशालाएं देश में चल रही हैं, अरबिक मदारिस चल रहे हैं। हम तो ये कहते हैं सबके लिए मापदंड तय कर दीजिए आप। लेकिन संस्कृत पढ़ाने वाले, मतलब मैं संस्कृत का आपको पता होगा, मैं ग्रेजुएट हूँ संस्कृत से, मैं संस्कृत का छात्र रहा हूँ। लेकिन आप संस्कृत की पाठशालाओं को चलाने के लिए कोई मापदंड नहीं देखेंगे कि वो बिल्डिंग इतनी बड़ी है कि नहीं है, उसके 2 दरवाजे हैं कि नहीं है, उसमें अग्निशमन के सब चीजें लगी है कि नहीं। लेकिन आप मदरसों को नहीं चलने देंगे। अरे भाई, मदरसे में बच्चे कितने जाते हैं? भारत के मुसलमानों को 4% बच्चे मदरसों में जाते हैं। 96% मदरसों की शिक्षा का सवाल है। तो छात्रवृत्ति आपने बंद कर दी, आपने छात्रवृत्ति बंद कर दी, आपने दान देना बंद कर दिया, आपने शैक्षणिक संस्थाओं को अपंग कर दिया, उनके हाथ पैर काट दिए। तो ये क्या है? नहीं तो आप सरकारी रीत नीति को नहीं मानेंगे क्या? कौन कहता नहीं मानते भाई हम? क्यों आप संविधान को नहीं माने? संविधान कहता है, संविधान क्या कहता है? संविधान क्या कहता है जी? संविधान की जो निर्देशिका है, प्रियम्बल है, उसमें कुछ फंडामेंटल राइट्स हैं। दफा 25, दफा 29, दफा 30। 25 है कि अगर कोई व्यक्ति किसी आस्था के तहत जीवन बिताना चाहता है, उस आस्था का प्रचार प्रसार करना चाहता है, अधिकार होना चाहिए। लेकिन आज मुस्लिम्स पर, क्रिश्चियंस पर कुठाराघात हो रहा है। ये कहा जा रहा है वो लव जिहाद, वो ये जिहाद, वो भारत में मुसलमानों कन्वर्जन कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमे हो रहे हैं। कलीम सिद्दीकी जेल में डाले गए, उमर गौतम जेल में डाल दिए गए हैं। दफा 29 कहती है कि भारत के हर वर्ग को अपने सांस्कृतिक धरोहर को बचाने और उसके मुताबिक जीवन यापन करने और बढ़ाने का हक है। लेकिन आप हमारे सांस्कृतिक संस्थानों पर हमला कर रहे हैं।
आप आर्टिकल 30 कहता है कि हम अपने पसंद के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कायम करेंगे, उनको चलाएंगे, एडमिनिस्ट्रेट करेंगे। आप उनको रोक रहे हैं, उनके खिलाफ आप इस तरह के शासकीय आदेश दे रहे हैं जिससे बंद हो जाएं। आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की तमाम जो सहायता एड आती थी वो रोक दी गई है। आप बात बात पर विद्यालयों को चलने से रुकावटें खड़ी कर रहे हैं। ये सब क्या है? लेकिन टारगेट किया जाना है एक वर्ग को। आरोप तो ये है, और ये मैं नहीं लगा रहा हूं, ये आरोप तो आपके बशीर ने ही खुद लगाया कि साहब मदरसों में, और उनके नहीं कई नेताओं ने, कि मदरसों में वो शिक्षा नहीं दी जा रही है जिससे देश में एकता सौहार्द। वहां पर तो शिक्षा ये दी जा रही है इस्लामिक स्टेट बनाना है, वहां शिक्षा ये दी जा रही है कि आतंकवाद कैसे आपको ले जाना है। तो आरोप तो सीधे सीधे आरोप है। तो अगर इन आरोप, मैं इसमें सख्त एतराज करता हूं जी, इस तरह की बातें करने वाले निहायत ही गैर जिम्मेदार देशवासी हैं जिन्होंने किया है। किसी मदरसे के खिलाफ पूरे देश में, मैं पर्सनल बोर्ड का मेंबर हूं, आप जानते हैं, किसी मदरसे के खिलाफ इस प्रकार का कोई तथ्य सामने आया, न चार्जशीटेड हुआ, न कोई कार्रवाई हुई। ये एक विस्परिंग कैंपेन चला करके जो नागपुर से शुरू होती है पूरे देश में फैलाया जाता है। ये जानबूझ करके मीडिया ट्रायल भी किया जाता है। कुछ गोदी मीडिया के लोग यही काम करते हैं, और भाजपा के बड़े बड़े जिम्मेदारों को छोड़ दिया गया है, एक बेलगाम कर दिया गया है कि मुस्लिम संस्थाओं को कह दो कि वो आतंकवादी पैदा कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद सुलेमान जी, आप कह रहे हैं कि उनको छोड़ दिया गया। अभी प्रधानमंत्री ने एक अपने नेताओं के, मतलब बीजेपी की बैठक में कहा कि मुसलमानों के खिलाफ गलत बयानबाजी मत कीजिए। और जो अभी आप बात कर रहे थे, उन्होंने फिल्मों पर भी कहा कि जो कुछ लोगों की आदत है कि हर फिल्म पे बोल देना, ये भी गलत है। तो प्रधानमंत्री की तो नीति और नियत आपके सामने है, फिर आप लोगों को क्यों? देखिए, प्रधानमंत्री जी की नीति बजाहिर तो लगती है कि राज धर्म के साथ चलाने की बात करते हैं, लेकिन कथनी और करनी में अंतर सामने आता है। देखिए, जब जमीन पर हकीकत कुछ हो और प्रधानमंत्री जी कुछ कहें, ये अंतर इतना बड़ा हो, तो फिर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी की नीति जो है वो उसमें कहीं गड़बड़ है। वरना ये शिकायतें जो हो रही हैं, ये शिकायतें हमको क्यों होती भाई? जो मैंने बातें आपके सामने रखी हैं कि आप किसी अशिक्षित आदमी को हिंदू धर्म में ले आइए तो वो अपराध नहीं है, अपराध वो भी नहीं है। और अगर कोई मुसलमान हो जाता है तो देखते हैं कि कहाँ कैसा हुआ है। आपके बारे सामने एक चीज और लाना चाहता हूं मैं, जनाब वर्मा जी। आसाम में आप जानते हैं कि वहाँ ट्राइबल्स रहते हैं, ठीक, ज्यादातर ट्राइबल्स हैं। उन ट्राइबल्स में बहुत से मुस्लिम्स भी हैं और बहुत से विशिष्ट विचारधारा के ट्राइबल्स हैं, क्रिश्चियंस हैं, हिंदू भी हैं। जहाँ ट्राइबल्स होते हैं, शिक्षा होती है, वहाँ कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चियों की शादी 18 साल से पहले कर देते हैं। गलत है वो। हमारे यहाँ शादी के लिए कम से कम 18 साल की उम्र होना चाहिए लड़की की, और 21 साल बच्चे की होना चाहिए, लड़के की होना चाहिए। लेकिन ऐसी शादियां हो जाती हैं। अगर ऐसी शादी होती है तो उसकी जिम्मेदारी शासन की होती है कि उसकी निगरानी सही नहीं चल रही है, नहीं होना चाहिए, तुरंत रोका जाना चाहिए, कार्रवाई भी किया जाना चाहिए। लेकिन अगर 10 साल पहले शादी हो गई है, 16 साल की लड़की थी, अब 26 साल की हो गई है, 3-4 बच्चे हैं, तो आसाम के माननीय मुख्यमंत्री जी, भाजपा के मुख्यमंत्री जी का ये आदेश आता है, कैबिनेट में पास होता है कि इस तरह की जो भी शादियां हुई कभी भी, उन पर पॉस्को एक्ट लगाया जाए, सबके खिलाफ कार्रवाई की जाए। एक दिन में 2200, 1800, 1100 गिरफ्तारियां हो रही। पूरा समाज जो है आसाम का चिंतित है। लेकिन क्या हो रहा है? सुलेमान जी, आपको मालूम है कि वहां इसके नाम पर एक धंधा चल रहा है। वहां पर 13 साल की लड़की की शादी 48 साल के, 50 साल के, 62 साल के व्यक्ति से की जा रही है। बाकायदे खरीद फरोख्त हो रही थी इस बाल विवाह के नाम पर। इसलिए, और ये इसमें ये भी था कि जो रोहिंग्या जो आए बांग्लादेश से, उन लोगों ने भी इस प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया, इसलिए वहां की सरकार को बोलना पड़ा। 2 चीजों को आप जोड़ रहे हैं एक साथ जी। जो आपने वाकया बताया है, 13 साल की बच्ची थी और शादी हो गई बूढ़े के साथ, ये एक्सेप्शनल है, क्राइम है। मैं तो कह रहा हूं कैबिनेट ने निर्णय लिया पिछले सप्ताह 10 दिन पहले कि जो नाबालिग ब्याह हुए हैं 10 साल पहले भी, उन सब के खिलाफ पॉस्को एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। उस पर मैं चर्चा कर रहा हूं। इस तरह की कार्रवाइयां जो हैं, देखिए, अगर इस तरह का कोई अपराध होता तो कार्रवाई की जानी चाहिए। मैं इन जनरल कह रहा हूं
कि ट्राइबल्स के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ, मुस्लिम समाज और ईसाई समाज के खिलाफ, जो अशिक्षित समाज देहातों में, इंटीरियर में रहता है, सुदूर गांव में रहता है, अगर वहां गलती की है उन्होंने 10 साल पहले, तो उस समाज, उस परिवार को अब बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। एक खास मानसिकता के तहत बर्बाद किया जाना। करना क्या चाहिए जो इस तरीके के हालात पैदा हो रहे हैं? इसे चेक करना चाहिए। इसके खिलाफ जब शादी की जानी है, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीसीज हैं, जो वहां के पुलिस के अफसर हैं, अगर ऐसा शादी होती है और वो सक्षम नहीं है इसको रोकने में, तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसी समय होना चाहिए, 6 महीने साल भर के अंदर होना चाहिए। 10 साल के बाद आप कार्रवाई करेंगे, अगर जो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से कार्रवाई करेंगे तो समाज, परिवार बर्बाद हो जाएंगे। तो क्या आपको नहीं लग रहा कि जो रोहिंग्या के नाम पर ये तरीके सब कुछ किया जा रहा है? नहीं, ये तो हमें नहीं मालूम है, इसलिए हमारे सामने कोई डाटा ऐसा नहीं है। हम विश्वास नहीं कर सकते ऐसी चीजों पे कि रोहिंग्या के शरणार्थी ये हिम्मत करेंगे कि हमारे देश में आके इस तरह करेंगे। वो तो 2 जून की रोटी के लिए पना लिए हैं, लेकिन चूंकि रोहिंग्या के ज्यादातर समाज में आए हुए भारत के लोग, भारत में जो आए मुस्लिम हैं, इसलिए इस सरकार की नीति है कि मुसलमान को टारगेट किया जाए, बदनाम किया जाए और उनके खिलाफ एक इस्लामोफोबिया खड़ा किया जाए। हम समझते हैं इसी नीति के तहत कर रहे हैं। देखिए, एक बात और भी है कि जैसा कि कहा जा रहा है कि अन्याय हो रहा, अगर अन्याय हो रहा है तो क्या मुस्लिम समाज जो है लाभ नहीं उठा रहा है इसका? अन्याय हो रहा तो उसमें लाभ क्या उठा रहा है? अन्याय हो रहा तो लाभ क्या उठा रहा है? अन्याय जो लाभार्थी, मैं बड़ी बात कह रहा हूं। माने मेरा सवाल ये है कि अगर आपने कुछ दृष्टांत दिए हैं, लेकिन मेरा कहना है कि सरकार जो सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो क्या इज्जत घर की बात हो, चाहे गैस सिलेंडर की बात हो, मुफ्त अनाज की बात हो, वो तो पूरे समाज को दिया जा रहा है। देखिए, ये काम सराहनीय है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकते। बहुत सही बात। लेकिन जो मैं कह रहा हूं कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों के अंदर एक बेचैनी है, ये तथ्य है, ये हकीकत है। इसको जो है नारों से नहीं बदला जा सकता है, सच्ची नीतियों का क्रियान्वयन करना पड़ेगा, तब नियत उनकी पता चलेगी। लेकिन सच्ची नीति तब सरकार करती है तो आप विरोध करते हैं। कहाँ, किसका विरोध किया? मैं बता रहा हूं। आपने देखिए उज्ज्वला की बात की, आपने इज्जत घर की बात की, आपने हमने सबका स्वागत किया, सराहनीय काम कहा मैंने। यही, लेकिन अगर सरकार ने 3 तलाक के लिए कानून बना दिया और आज स्थिति ये हो गई है कि अब जो है 3 तलाक में कमी आई है, बल्कि अब लोग समझौते करने लगे हैं बाकायदे, और अब तलाक से दूर हो रहे हैं। कितना अच्छा काम हुआ। देखिए, ट्रिपल तलाक का मसला, मुद्दा पुराना हो गया जी, लेकिन ट्रिपल तलाक के बारे में जो मामला हमारा अपोजिशन का था, ये था कि इसे क्रिमिनलाइज मत करो, इसे रोको, लेकिन क्रिमिनलाइज मत करो। अगर शौहर ने गलती की है उसके खिलाफ एक्शन ले लिया आपने, लेकिन अगर क्रिमिनल बना के जेल भेज दिया तो उनके परिवार का क्या होगा, जो बच्चे हैं। हम कह रहे थे इसे क्रिमिनलाइज मत करो, ये सोशल मैटर है। जैसे आपने कहा ना कि काउंसलिंग हो रही है, बाकायदा एक गस्टर अधिकारी जो है इसके लिए तैनात किया जाता है हर थाना क्षेत्र में कि इसकी काउंसलिंग करे। ये बहुत अच्छा काम, यही होना चाहिए था। ट्रिपल तलाक के हम फेवर में नहीं है, क्योंकि कुरान ट्रिपल तलाक को प्रमोट नहीं करता, सैंक्शन नहीं है कुरान का। वी आर नॉट इन फेवर ऑफ इंस्टेंट ट्रिपल तलाक। तलाक का एक कुरान में बाकायदा प्रोसीजर है, उसी को हम मानते हैं। उसी के मुताबिक मुसलमानों में आमतौर पर अब चलन बढ़ रहा है। और अभी 3 दिन पहले प्रसरा बोर्ड की मीटिंग थी, आपको सुना होगा, मैं था उसमें। बाकायदा हमने एक निकाहनामा तैयार किया है कि उस निकाहनामा में कंडीशंस होगी कि ऐसा ट्रिपल तलाक कोई देगा नहीं शौहर। हम तब सब वही कर रहे हैं, लेकिन सरकार को भी सुधारात्मक रवैया अपनाना चाहिए, दंडनात्मक नहीं, क्रिमिनलाइज नहीं करना चाहिए। नहीं, लेकिन ये बात तो पर्सनल लॉ बोर्ड पहले भी कर सकता था, लेकिन अब जब क्या हुआ कि जब सरकार ने कर दिया तब आप कह रहे हैं। नहीं, पर्सनल लॉ बोर्ड पहले से भी काम कर रहा है, पर्सनल बोर्ड हमेशा कर रहा है, लेकिन सरकार ने ये काम किया है दंडनात्मक। हम देखिए ट्रिपल तलाक के फेवर में नहीं है। कोई भी पढ़ा लिखा शिक्षित जो कुरान की ABCD जानता होगा, वो इंस्टेंट ट्रिपल तलाक का समर्थक नहीं हो सकता है। ठीक, सीधी बात। हम वी आर नॉट इन सपोर्ट। लेकिन लगता है कि कहीं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या कहीं हो, वो सब एक माइंडसेट है। अब समान नागरिक संहिता को लेकर के अरे भाई किया, और मजे की बात ये थी कि बरेली के मौलाना ने ही कह दिया कि भाई इसमें तो राजनीति है और समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। सीधा विरोध कर दिया। मौलाना ने क्या मैंने नहीं पढ़ा है, कौन मौलाना है, सोकाल मौलाना है, वास्तविक। देखिए, भारत में मैंने अभी आपके सामने कुछ बातें रखी। एक तो ये रखा कि आस्था के संबंध में भारत के संविधान का कि अनुच्छेद 25
सांस्कृतिक संरक्षण का अनुच्छेद 29 आपके सामने हमने रखा, और ये भी आपके सामने रखा कि इसके मुताबिक पारिवारिक कस्टमरीज लाज हैं। हमारे यहाँ निकाह होता है, कहीं भौरी पड़ती है, कहीं सिर्फ माल्यार्पण होता है, एक दूसरे को माला पहना, वर पहना, वरमाला, शादी होती है। इसको आप यूनिफॉर्म कैसे करेंगे? जब भारत का संविधान कह रहा है कि ये देश डाइवर्सिटीज का है, तो फैमिलीज लॉज, कस्टमरीज लॉज को आप कैसे इनकार करेंगे, कैसे समाप्त करेंगे? और कौन सा कानून लाएंगे हमें बताइए? मनुस्मृति का कानून लाएंगे? कौन सा वेदों में है ऐसा पारिवारिक जीवन गुजारने का, शादीशुदा जीवन गुजारने का? लाके आइए, ड्राफ्ट लाइए, सामने डिबेट कराइए। आप तो इसको पॉलिटिकल स्टंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड। लेकिन अच्छा, मान लीजिए एक बात, जब कानून मंत्री ये कह चुके हैं कि इस बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है, तब फिर आप लोग क्यों इस भाजपा के बड़े लीडर जी, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील भी हैं, वो पीआईएल पे पीआईएल दाखिल कर रहे हैं, और हमारे देश के जो सरकारी अधिवक्ता हैं सुप्रीम सर्वोच्च न्यायालय में, वो उसके समर्थन में खड़े हैं। इसके मतलब है कि सरकार की कथनी करनी मंतर है। इसके माने है कथनी करनी मंतर है। इसी प्रकार से वर्शिप एक्ट की बात आप लोगों ने भी की। हमने नहीं की, पार्लियामेंट ने की। नहीं, वो तो किया, लेकिन अभी आप लोगों ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की जो बैठक हुई थी, उसमें भी आपने इसके खिलाफ काफी वो, हमने खिलाफ मामला तो कोर्ट में। नो वर्शिपिंग प्लेस इनएक्टमेंट 1993 के पक्ष में हम बोले भाई जी कि इसको जो है, इसका सम्मान किया जाना चाहिए। ये तो भारतीय संविधान, भारतीय संसद द्वारा पास कानून है। इसको जो नहीं मानते उनसे प्रश्न कीजिए। हम तो कहते हैं कि जो भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के समय धार्मिक स्थल जिस स्थिति में थे, यथास्थिति बरकरार रखना ये भारतीय सरकार और संविधान की जिम्मेदारी है, जिसके अनुरूप ये एक्ट पास हुआ है। लेकिन भाजपा सरकार उसको नहीं मानती, उसके नेता नहीं मानते। लेकिन जब कोर्ट में मामला है तो आप लोग कह रहे हैं भाई कोर्ट में मामला है, सरकार को तो उसके पक्ष में खड़ा होना चाहिए जो एक्ट पास हुआ है। सरकार ही विरोध करती है जानबूझकर। सवाल यहाँ है कि सरकार की नीयत सही नहीं है, उसकी नीति पता चलती है नियत की, गलत नियत के कारण, कि वो इस एक्ट का सम्मान करने के बजाय, समर्थन करने के बजाय, जो इस एक्ट को तोड़ रहे हैं, इसका वायलेशन कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, उनके साथ खड़ी नजर आती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमें टारगेट किया जा रहा है। चलिए, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जैसा कि समाज पेपरों में भी आ गया था, मीडिया में भी आया है कि समान नागरिक संहिता को लेकर के बातचीत की, वर्शिप एक्ट को लेकर के बातचीत की। इसके अलावा कुछ समाज को भी कुछ देने के लिए, जागरूकता पैदा करने के लिए, समाज कैसे राष्ट्रीय धारा में जुड़े, उसके लिए भी कोई चिंता की कि नहीं की? देखिए, राष्ट्रीय धारा है क्या? राष्ट्रीय धारा है समाज के समस्त वर्गों का सम्मान, उनके धरोहर का सम्मान, उनको पूरा अधिकार, उनका विश्वास। विश्वास टूट रहा है। जब विश्वास टूट रहा है तो इसमें चिंता नहीं जताई जाएगी। इसमें चिंता जताई गई। जहां तक समाज को जागरूक करने की बात है, हमने इसमें बाकायदा कमेटियां बनाई पूरे देश में, प्रादेशिक स्तर की, राष्ट्रीय स्तर की, कि हम जागरूक करेंगे, संवाद करेंगे, सरकार से भी करेंगे, विरोधी दलों से भी करेंगे, और समाज के नेताओं से भी करेंगे। हम समाज के प्रति चिंतित हैं और अपना जो कर्तव्य हमारा उसे पूरा अदा करना चाहते हैं। लेकिन अभी जो हाल में भारत जोड़ो यात्रा निकली है, उसको आप किस रूप में देख रहे थे? देखिए, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी ने एक बड़ा काम किया है, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। एक टी शर्ट पहनकर पूरे देश में सिवाय कश्मीर के वो इसी टी शर्ट पे नजर आए, भारत के लोगों से संवाद किया, और ये देश में होता रहा है। आपने सबसे पहले महात्मा गांधी को देखा, बरतानिया सरकार के खिलाफ उन्होंने पहले ही नोआखाली से यात्रा शुरू की थी, किसानों की समस्या को लेकर की थी। ठीक, राहुल गांधी ने देश में जो नफरत का इस समय वातावरण है, उसके खिलाफ लोगों के दिलों को जीतने और जोड़ने का काम किया है। स्वागत योग कदम है, उन्होंने मेहनत की है। लगभग 4000 किलोमीटर चले हैं, असर नहीं दिखाई। और नहीं, हम नहीं जानते असर हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन नाउ ही स्टैंड्स टू बी ए मैच्योर पॉलिटिशियन। आज जो पार्लियामेंट में 2 दिन उन्होंने भाषण किया है, 45 मिनट का जो भाषण अभी हुआ है, ऐसा लगता है वो काफी मैच्योर है। इससे मैच्योरिटी आई उनके अंदर। लेकिन जैसा कि कभी कभी आकलन में होता है कि जो हमारे मुस्लिम लीडर्स हैं या मुस्लिम संगठन हैं, ये सभी लोग पता नहीं क्या एक नजरिया बना लिया है, उसी अनुसार काम करते हैं, देखते हैं, सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। इसीलिए कहीं ना कहीं अब मुस्लिमों में भी अगर देखा जाए तो वर्ग
टूटने लगे हैं, आपके नेतृत्व को लोग स्वीकार नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ तक मैं पढ़ रहा था कि अब ऐसा कहा जा रहा है कि अगर ये मुस्लिम संगठन इसी तरीके का रवैया अख्तियार करेंगे तो हम इनको किनारे कर देंगे और हम एकजुट होकर के राष्ट्र के साथ चलेंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि एक बेचैनी युवाओं में आई है और उसके अनुसार जो है आप लोगों का जो नेतृत्व है वो कमजोर पड़ रहा है? देखिए, अब आप स्पेसिफिक बात करिए। पर्सनल बोर्ड का एक एजेंडा है जी, उसका एक संविधान है, उसका संवैधानिक ढांचा है और वो उसी ढांचे के अंदर, एजेंडे के अंदर बात करता है। उसे पर्सनल बोर्ड नेतृत्व नहीं करता पूरे समाज के, लेकिन जो मुसलमानों के प्रति कुछ ऐसे षड्यंत्र हो रहे हैं तो उसको उजागर करना, उसके प्रति चिंता जाहिर करना, संवाद करना और विरोध करना ये हमारा अधिकार है। संगठन बना के भी है, व्यक्तिगत तौर पर भी है। इस पर कुछ लोगों को इतराज हो सकता है, हमें नहीं मालूम कि कौन लोग कह रहे हैं कि हम स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। हम स्वीकार करने की अपील भी नहीं करेंगे किसी से, लेकिन हम अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं। लेकिन आपको ये नहीं लग रहा है कि अब आपको भी इस पर चिंतन करना चाहिए? बीजेपी ने जिस तरीके से पसमानदा का कार्ड खेला उसे रामपुर में लाभ मिला। पिछले चुनाव में 7-8% वोट भी उनको मिल गए। अब उनका एक नया कार्ड आ रहा है, हमारे ख्याल से आपको मालूम होगा जी। कि अब वो जल्दी कौमी चौपाल करने जा रहे हैं। अब वो सूफी सम्मेलन करने जा रहे हैं, सूफी दांव चलेंगे। मेरा सीधा सीधा आपसे कहना है, क्या इससे भाजपा को अब नहीं लगा है कि भाई ये लोग अब समझ नहीं रहे हैं, ये लोग अपने ही नजरिए से काम कर रहे हैं, तो जो उदारवादी है, प्रगतिशील के लोग हैं, जो वास्तव में राष्ट्रीय धारा जुड़ रहा है, उनसे हम लोग मिलकर के आगे करें? क्या आपको ये एक आपने कई चीजें एक साथ जोड़ दी। हाँ, देखिए, जहां तक पसमानदा अक़वाम, मुसलमानों में पसमानदा अक़वाम को चिन्हित करने का काम मंडल आयोग ने किया था जी, तमाम बिरादरियों को चिन्हित किया और भारत सरकार के सामने प्रस्ताव रखा कि ये शैक्षणिक सामाजिक तौर पर पिछड़ गए हैं, इनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह सकता हूं कि भारत के खास तौर पर जहां भाजपा का शासन है वहां किसी भी पसमानदा तबकात के मुस्लिम तबके के को आरक्षण की कोई सुविधा नहीं दी गई। अगर इनके पसमानदा तबकात के नाम पर कुछ प्यार पैदा हुआ था तो इन्हें सबसे पहले निर्देशित करना चाहिए कि शैक्षणिक संस्थाओं में खास तौर पे और जो सर्विसेज निकलती हैं उनमें पसमानदा जो चिन्हित है ऑलरेडी, मंडल आयोग तो सरकार का आयोग था, सरकार ने बनाया था, उसके द्वारा चिन्हित बिरादरियों को नौकरियों में अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तो अवसर तो प्रदान किया नहीं गया, कहीं उनको लाभ तो दिया नहीं गया, सिर्फ पसमानदा अक़वाम के नाम से मुस्लिम समाज को बांटने की कोशिश की गई। मुस्लिम समाज को बहुत अच्छी तरह समझता है। दूसरी बात चौपाल की है, जो चौपाल लगाने की जो मंत्री जी कह रहे हैं यूपी के हमारे, उनका मैंने बयान देखा, वो तो बेचारे अडॉप्टेड है। बीजेपी अडॉप्ट करती रहती है समय समय पर, कुछ दिन वहां जाके संतोष के साथ संतोष महसूस करते हैं, कुछ दिन बाद वो परेशान हो जाते हैं। उदित राज जी हो, कौशल किशोर जी हो, हमारे राजकुमार सैनी जी हो, मंत्री भी, एमपी भी, सांसद भी, लेकिन थोड़े दिन बाद महसूस करते हैं कि उनके समाज के साथ विश्वासघात हो रहा है। हमें पूरा विश्वास है कि दानिश अंसारी साहब को भी एहसास हो जाएगा कि ये सरकार विश्वासघात कर रही है, जुमलेबाजी कर रही है, पसमानदा अक़वाम को फायदा पहुंचाने की इसकी नीयत नहीं है। चलिए, लेकिन कौमी चौपाल लगेंगे, जो सूफी सम्मेलन होंगे, सूफी सम्मेलन तो हमारे नरेंद्र मोदी जी ने रामलीला मैदान में बहुत बड़ा किया था। 800 करोड़ रुपए खर्च किए थे, पूरे देश से बाई एयर्स बुलाए थे, कानपुर के हमारे 2-3 उलमा गए थे, नाम नहीं लूंगा, दोनों दुनिया में नहीं रहे, अब पूरे देश से बुलाया था, वो कर रहे हैं पूरा। लेकिन उन सूफियों को कोई मानेगा नहीं अगर वो समाज के हित के खिलाफ बात करेंगे। करते रहे वो सूफी कॉन्फ्रेंस। ये 7-8% लोग कैसे वोट दे गए? 7-8% वोट देने का दावा है भाई। रामपुर का हमने नाम लिया, मुझे मौका दीजिए, रामपुर में कितना वोट पड़ा है शहर में? जी, शहर में वोट नहीं डालने दिया गया। रामपुर जैसा शहर 22% वोट पड़ा है। जहां 1200 वोट है वहां 8 वोट पड़े। सुबह से पुलिस लगा दिया, घर से वोट नहीं निकले, डंडे मार के चूड़ियां तोड़ दी, चूड़ियों से हाथ जख्मी हो गए। ये किसने देखा? पूरे दुनिया के सामने वीडियो क्लिप्स आई हैं। योगी जी ने वोट नहीं डालने दिया, लोकतंत्र की हत्या की रामपुर में, लोकतंत्र की हत्या की रामपुर में, वोट नहीं पड़ा, वोट डालने नहीं दिया। सुलेमान जी, अभी एक नई योजना अभी आई है कि मुस्लिम युवाओं के लिए रोजगार के मेले लग रहे हैं, कानपुर, बरेली, लखनऊ, और युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। सरकार की एक अच्छी योजना है ये, इससे तो मुस्लिम समाज का युवा जो है प्रभावित होगा। अच्छी बात है, होने दीजिए। अभी तो ऐलान है,
हैं? तो क्या आपको नहीं आगे लगता है देखिए आगे क्या क्या होता है, देखना दीजिए। देखिए मेले ठेले से अगर विकास हुआ होता तो आपको तो मालूम अच्छी तरह ताज पैलेस, ताज महल, ताज होटल में निवेशकों की योगी जी ने किया। तो लखनऊ में कितना निवेश हुआ, नहीं कितना निवेश हुआ, देखना ये कि निवेश कितना हुआ। मेले ठेले से विकास नहीं होता है। अगर सरकार की नीयत सही होगी, वाकई लोगों को रोजगार देने की नीयत होगी और उनकी जो क्या कहते हैं स्किल डेवलपमेंट के लिए सही फार्मूले उनके पास होंगे, किस तरह चूड़ियों का, कांच का व्यापार फिरोजाबाद में डेवलप किया जाए, किस तरह ब्रास का मुरादाबाद में डेवलप किया जाए, किस तरह लकड़ी का व्यापार सहारनपुर में डेवलप किया जाए, किस तरह साड़ी का व्यापार भदोही और बनारस में डेवलप किया। अगर ये करने की नीयत होगी तो रोजगार मिलेगा। और अगर कानपुर के चमड़ा उद्योग की तरह तबाह करने की नीयत होगी तो मेले ठेले लगाएंगे, कोई विकास होने वाला नहीं, कोई नौजवान को रोजगार मिलने वाला नहीं। तो इसका कोई असर भी नहीं पड़ेगा, चाहे जब कुछ करेंगे नहीं, अगर नीयत सही नहीं होगी, जमीन पर कुछ करेंगे नहीं तो क्या असर पड़ेगा। ठीक बात। लेकिन एक बात और जरा आपसे पूछ लें अंत में, क्या आपको लगता है कि इस समय जो मुस्लिम समाज है वो ऐसा लगता है कि राजनीतिक रूप से बड़ा अनिश्चित है, इसलिए लोग उसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे मायावती है, अब मायावती अपना दलित मुस्लिम का कार्ड खेलने जा रही है और उसके लिए उन्होंने प्रयास किए हैं कि जैसा कि आपको मालूम है आजमगढ़ में किस तरीके से जावेद को लड़ाया गया और सबको, और उन्होंने इमरान को वहां से ले लिया पश्चिम से। ये तो क्या आपको लगता है, और सपा के कुछ नेता भी बाकायदे बयानबाजी कर रहे हैं, मायावती के भी फेवर में कर रहे हैं, तो देखिए ये सामाजिक समीकरण जो है, हाँ, ये बना भी है। आपको याद होगा सन 1993 मिले मुलायम काशी नाम, हवा में उड़ गए जय श्री राम। जी। इस तरह समीकरण होते रहे हैं, क्या कहते हैं एक्सपेरिमेंट होते रहे हैं। देखिए क्या क्या होता है। मायावती जी के जहां तक आजमगढ़ के गुड्डू जमाली के जीतने की बात है, वो अपनी व्यक्तिगत क्षमता से जीते, वरना सारे उनके कैंडिडेट हार गए पूरे 403 में 403। इसलिए मायावती का क्या है, मायावती ने विश्वास खोया है। सपा अगर वो सिंसियर है तो हो सकता है उनके साथ दलित मुस्लिम पिछड़े सब जुड़े। तो क्या आपको लगता है कि जो अखिलेश ने शूद्र कार्ड खेला है और स्वामी प्रसाद ने जिस तरीके बातचीत की और अखिलेश कह रहे हैं बताया शूद्र कौन है, तो क्या इसका कोई इफेक्ट आपको दिखाई देगा? भाई मैं क्या कह सकता हूँ, उन्होंने हीरो में एक यादव में एक मैसेज तो दिया है। हाँ। कि साहब हम शूद्र हैं और जब हम मुख्यमंत्री नहीं रहे तो हमारा निवास स्थान धुलवाया गया गंगा जल से। तो ये तो हकीकत है। लेकिन अब ये कहां तक इसका पॉलिटिकल उनको माइलेज मिलता है ये समय बताएगा। ठीक बात। और जहां तक शूद्र की बात है, मलेच्छ की बात है, वर्ण की व्यवस्था की बात है, ये हिंदू धर्म समाज का मामला, इसमें मैं क्या कह सकता हूँ। हाँ, नहीं मतलब वही कि शूद्र कार्ड जैसे वो मुस्लिम कार्ड खेल नहीं मायावती, अखिलेश दलित नहीं, मायावती इज नो मोर, कोई मुस्लिम कार्ड नहीं खेल पाएंगी। मुस्लिम बहुत जागरूक है, मुस्लिम अपना निर्णय खुद लेगा, मायावती के उस पर जाल में फंसने वाला नहीं। अब चलते एक दो सवाल और, शहरों के नाम बदले जा रहे हैं। अभी तक तो इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, अयोध्या का हो गया, मतलब फैजाबाद का अयोध्या हो गया। अब लखनपुर और लक्ष्मणपुर की बात लखनऊ से शुरू हुई है। गाजीपुर का नाम विश्वामित्र नगर और उसके बहराइच का नाम सुहेलदेव पर, इसके बारे में क्या सोचते हैं? ये बहुत ओछी राजनीति है, नाम से बदलने से कोई विकास नहीं होता है। अगर मुगल गार्डन का नाम अमृत उद्यान रख दिया गया है तो मैंने समझता हूँ कि वहां अमृत की वर्षा शुरू हो जाएगी। सही बात है कि विकास के काम करने के हैं, ना कि नाम बदलने के। नाम बदलने से कोई विकास नहीं होता है। अब हमारे देश में बहुत से लोग शासक हुए, वैचारिक तौर पर, धार्मिक तौर पर, उनके नाम से नाम रहे, नाम बदल रहे हैं। जो सत्ता में आता है वो अपने बुजुर्गों के नाम से नामकरण करता है, जैसे मायावती ने किया था, ये भाजपा कर रही है, ये बदलते रहते हैं, इससे कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलिए, अच्छा एक सवाल और आखिरी में कि जो सरकार की नीतियां हैं उससे आपको नहीं लगता है कि मुस्लिम समाज भी लाभान्वित हो रहा है और समृद्ध हो रहा है? बशर्ते ये बात दूसरी है कि आप कह सकते हैं कि अन्याय हो रहा है इस मामले में, अन्याय हो रहा है इस मामले में, लेकिन कहीं ना कहीं एक आर्थिक रूप से तो सेहत ठीक हो रही है। नहीं, ठीक नहीं हो रही है। देखिए ऐसा है, हमारे जो बुनियादी कारोबारी ढांचे थे हर जगह आप ले लिए, मैं तो पूरे प्रदेश की बात करता हूं अभी इस समय फिलहाल। सिर्फ आप देखिए, हमारा साड़ी का और दरियों का कारोबार था, 90% मुसलमानों के हाथ में था। कांच का कारोबार मुसलमान करते थे, चमड़े का काम मुसलमान करते थे, पीतल का काम मुसलमान करते थे, लकड़ी का काम सहारनपुर के पूरे ब्लॉक में मुसलमान करते थे। इन सारे कामों को
तबाह किया गया है। बजाय इसके कि इसको विकसित किया जाता, इसके लिए बाकायदा योजना बनाई जाती सरकार की तरफ, नहीं बनाया गया क्योंकि मुसलमान जुड़े हुए थे, इसलिए कारोबार तबाह किए गए। नतीजे के तौर पर हमारी आने वाली पीढ़ी बेरोजगार हुई है। आखिरी में एक सवाल और सोचते हैं कि बिल्कुल एक क्या करना चाहिए सरकार को जिससे कि मुसलमानों को भी ये लगे कि नहीं उनके साथ जो है अन्याय नहीं हो रहा है, उनकी खुशहाली के लिए भी बहुत और अच्छा, सरकार जो बात कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो सबका विश्वास। हाँ, देखिए ऐसा है, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम सरकार से उम्मीद करते हैं जी, सरकार सबकी होती है, मुख्यमंत्री सबके होते हैं, प्रधानमंत्री सबके होते हैं, इनकी नीतियों में रिफ्लेक्ट करना चाहिए, प्रतिबिंबित होना चाहिए कि ये जब विकास की योजना बनाएं तो एक वर्ग विशेष के को भी उसको आइसोलेट न करें, सबको सम्मोहित करें। ये नहीं महसूस किया जा रहा है, ये एहसास पैदा होना चाहिए, तभी विश्वास पैदा होगा, तभी देश विकास करेगा और समाज का जैसे कहते हैं ना ऑल राउंड डेवलपमेंट होगा, सर्वांगीण विकास होगा। इस सर्वांगीण विकास के लिए जरूरी है कि सरकार को अपना राजधर्म निभाना चाहिए। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद उमेश सुलेमान जी, आपने बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात रखी, बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित रूप से राजधर्म का पालन होना चाहिए। हालांकि सरकार दावा कर रही है कि हम राजधर्म का पालन कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ जरूरी इस बात की भी है कि हम विश्वास पैदा करें, लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करें, उनमें डर, नफरत, भेदभाव की बात ना आए, इस पर भी चिंतन करना होगा। देखते रहिए विचार मंथन। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।